अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनखेरा एजुकेटर और मैं हूं हसनैन रज़ा। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ बात करने लगा हूं। पाकिस्तानी असातिज़ा के लिए जापान में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आई हैं जो कि मैक्सेट के नाम से हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप हैं 2024 के लिए। कौन कौन से असातिज़ा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी सर्विस कितनी होनी चाहिए, आपको अप्लाई कैसे करना होगा, फॉर्म को फिल कैसे करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपको दरकार है, क्या कोई उम्र की भी हद है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मुस्तनद इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए इकट्ठी की है, जामे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी की है। और अब आपको जो है मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने लगा हूं। आपने वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर फॉर्म आपसे एक भी जगह से गलत हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर ना कहना कि हमें जो है किसी ने बताया नहीं था। तो चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और वहां पे आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपके सामने स्क्रीन पे भी ये शो हो रहा है। इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो जापान एम्बेसी इन पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो आपके सामने ओपन हो जाती है। हाँ जी, मैक्सेट टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2024, इसमें जो है वो एप्लीकेशन उनके लिए ओपन है और लास्ट डेट जो है वो 9 फरवरी है, यानी 9 फरवरी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, एज आपकी क्या होनी चाहिए, यानी आपकी जो तारीख पैदाइश है वो अप्रैल 2 1989 यानी 1989 से पहले की ना हो, या फिर ये हो या इसके बाद हो सकती है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एप्लीकेंट मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी या टीचर ट्रेनिंग स्कूल से जो है वो उसकी तालीम होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन है वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी या एलिमेंट्री लेवल पे आप किसी न किसी स्कूल में पढ़ाते हों और आपका 5 साल तजुर्बा हो, और वो 5 साल अक्टूबर 1 2024 को पूरे होने चाहिए। उन्होंने कहा है जी कि इन सर्विस यूनिवर्सिटीज़ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। इंडिविजुअल क्राइटेरिया, एप्लीकेंट्स मस्ट बी इंटेलेक्चुअली एंड साइकोलॉजिकली कैपेबल। वो कहता है जी कि आप वहाँ पे रहने के कैपेबल हों, ये ना हो कि आपको सर्दी ज़्यादा लगती हो, गर्मी ज़्यादा लगती हो, या जहाँ जो पाकिस्तान का मौसम है वो टोटली चेंज है जापान से, तो ये ना हो कि आप जापान के मौसम के साथ मुताबिकत ना रखते हो और वहाँ आप कहें कि हमें वापस भेजना होगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, डोली फिल्ड है, जिसको आपने फिल करके भेजना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्रिंसिपल और अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर अप्लाइंग दिस स्कॉलरशिप। ये 3 चीज़ें आपने बराबर कर लेनी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये क्या है, आपका प्रिंसिपल यानी आप जिस भी स्कूल में पढ़ाते हैं उसका प्रिंसिपल, यानी हमारे स्कूल में अक्सर हेड मास्टर्स होते हैं और बड़े हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में वो प्रिंसिपल्स की पोस्ट होती है। तो आपने एहतियातन अपने AEO से या एजुकेशन ऑफिसर से अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करवा लेना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनसे लेना है, वो आपको रेकमेंड करेंगे कि हाँ जी मेरा ये टीचर मेल या फीमेल इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। वहाँ जाके इसने रिसर्च करनी है, वहाँ जाके ये बड़ा कैपेबल है, आपकी तारीफ़ें झाड़ देंगे। जो है वो आप इस काबिल भी होंगे, यकीनन आपने वहाँ जाके रिसर्च वर्क भी करना होगा। तो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर अप्लाइंग टू दिस स्कॉलरशिप, आप ये स्कॉलरशिप क्यों अप्लाई कर रहे हैं उनको आपने ब्रीफ स्टेटमेंट देनी है कि आप जो है वो बहुत विलिंग हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, रिसर्च करने का, आपकी ये पब्लिकेशंस हैं, आपने थीसिस में ये काम किया है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, आपका जो रिसर्च का एरिया है वो ये है, वो सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे। एक ब्रीफ जो है वो अपना इंट्रो बनाएंगे एक लेटर में, वो लेटर भी आपके पास होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपके पास होगा, और फिर हम चलेंगे एप्लीकेशन की तरफ। लेकिन पहले यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। मेडिकल फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन इनसाइड द गाइडलाइंस आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, यानी अप्लाई करते हुए आपको अभी फिलहाल कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है सिवाय इन तीनों के। वो अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो ये चीज़ें भी आपको जो है वो साथ लगाना होंगी, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट है और बहुत सारे दूसरे सर्टिफिकेट भी जो है वो आपको बनवाना होंगे इन केस अगर आपकी सिलेक्शन
हो जाती है। तो उन्होंने यहाँ पे वेबसाइट पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। पोस्टल एड्रेस यानी जो आपका फॉर्म होगा, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर होगा, वो आपने कहाँ भेजने हैं, हार्ड कापी में उनको इस्लामाबाद में भेजना है। उनका एड्रेस है जी मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप, पब्लिक अफेयर सेक्शन, एम्बेसी ऑफ जापान, डिप्लोमेटिक इनक्लेव फर्स्ट इस्लामाबाद, और उनका नीचे नंबर भी दिया हुआ है। और अगर आपने ये एप्लीकेंट्स जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, अगर उनका प्रोविंस सिंध है और वो कराची के करीब करीब हैं, बलूचिस्तान वाले भी जा सकते हैं, तो वो अपना जो है मेंशन करेंगे यहाँ पे एड्रेस, उन्होंने अपना एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पे उन्होंने लिखना है मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, कंसुलेट जनरल ऑफ जापान, 62 सिविल लाइन्स, अब्दुल्ला हारून रोड, कराची, पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भेज देंगे, साथ में इनके जो क्यूरीज़ के नंबर हैं वो भी दिए गए हैं। अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ कि इनका जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा और कैसा होगा। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाली एक वेबसाइट खुल जाती है जहाँ पे उन्होंने फॉर्म दिया हुआ होता है। हमने एप्लीकेशन गाइडलाइन जो है वो नहीं पढ़नी, हमने एप्लीकेशन पढ़ना है, क्योंकि मैं सारी गाइडलाइन पढ़ चुका हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म जो है वो इंशाल्लाह ताला फिल करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ और सारी चीज़ें यहाँ पे, रिकमेंडेशन लेटर का सैम्पल भी आपको मिल जाएगा किस तरीके का होगा। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ईयर 2024 इसको आपने क्लिक करना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वो आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। याद रखें आपने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म किसी पीडीएफ व्यूअर में ओपन नहीं करना, इसको आपने लैपटॉप या पीसी पे ओपन विद क्रोम कर लेना है, गूगल क्रोम आपने ओपन कर लेना है। तो इस तरीके का एक फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और वो जापानीज़ भी उस पर लिखी हुई है और उस पर इंग्लिश भी लिखी हुई है। 2024 एप्लीकेशन फॉर जापानीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप टीचर ट्रेनिंग। हाँ जी, इधर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उन्होंने जापानीज में और इस साइड पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इंग्लिश। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है टाइप इन ब्लॉक लेटर्स, यानी आपने बड़े हरूफ में लिखना है और अरेबिक न्यूमेरिकल्स में लिखना है जैसे उन्होंने सैम्पल्स के तौर पे दिए हुए हैं। राइट ईयर इन वेस्टर्न कैलेंडर, यानी आपका वेस्टर्न कैलेंडर जिस तरीके से होता है वो वैसे आपने लिखने हैं। राइट प्रॉपर नाउन, यानी आपने कोई भी अब्रिविएशन यूज नहीं करना, मुकम्मल जो प्रॉपर नाउन है उसको लिखना है। कहीं ये ना हो कि आप जो है वो एम के आगे उसको मोहम्मद पढ़ने की कोशिश करें, यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। उसके बाद जो है नीचे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फील्ड द एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी स्कॉलरशिप के सेलेक्ट होने के बाद, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने वो देनी है जो आपकी जेन्युइन और ओरिजिनल है। यहाँ पे उन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, सबसे पहले नंबर पे नेम ऑफ एप्लीकेंट है। नेम जो है अल्फ़ाबेट में आपने लिखना है, सर नेम है, गिवन नेम है और मिडिल नेम है। सर नेम आपका लास्ट नेम होता है, गिवन नेम आपका जो पहला नाम होता है, यानी पहला और दूसरा उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। मिडिल नेम आपका, अगर आपके 3 नाम हैं तो आप मिडिल नेम लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप फर्स्ट नेम और इधर सर नेम वाली जगह पे लास्ट नेम लिख देंगे। और उसके बाद जेंडर जो है उसको क्लिक करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको गूगल क्रोम में ओपन करना है, क्योंकि ये यहाँ पे एडिटेबल है और यहाँ पे आप अपना जो भी आपका होगा जेंडर होगा, मेल फीमेल, वो दे देंगे। मटेरियल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, उसको आपने क्लिक कर देना है। नेशनैलिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाकिस्तानी या पाकिस्तान लिख सकते हैं। उसके बाद है जी जापानीज नेशनैलिटी, नो। यस है तो उसकी आपने डेट लिखनी है, तो बिल्कुल नहीं है जी। इसके सामने 4.5 cm और 3.5 cm का एक फ़ोटो लेटेस्ट आपकी जो पिक्चर होगी वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है और पिक्चर के पीछे अपना नाम और नेशनैलिटी लिखना मत भूलिएगा, वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने ईयर लिखना है कि आपका ईयर कौन सा था। उसके बाद आपने मंथ लिखना है कि आपका मंथ कौन सा था और उसके बाद आपने डेट लिख देनी है कि डेट जो है वो कौन सी थी जब आप पैदा हुए थे और आपकी इस टाइम जो है वो उम्र कितनी हो चुकी है। तो उम्र का हिसाब आप लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर करने के बाद अपना करंट एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे क्योंकि एडिटेबल है यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखता क्योंकि आपने फिर अपना लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके यहाँ पे अपने सिटी का नाम लिख देना है, एडिटेबल है। यहाँ पे कंट्री, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कंट्री पाकिस्तान होगा। इफ़ यू करेंटली रेजिडेंट इन जापान, व्हाट इज़ योर करंट वीज़ा स्टेटस, यानी वीज़ा आपका कब एक्सपायर हो रहा है। आप लोगों में से कोई भी जापान नहीं रह रहा तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी जो परमानेंट एप्लीकेंट हैं वो वहाँ पे रहते हैं और जिनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो उनका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद वो कहता है योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फ्रॉम
फॉर जापान। तो सेम एज अबव आपका वही एड्रेस होगा। अगर आपने चेंज करना है, अगर आपने कोई जगह चेंज करनी है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, अगर आपका सेम है तो उसको सेम रहने देंगे। तो ये उसके हवाले से सिटी है। अगर आपने चेंज लिखना होगा तो यहाँ पे फिर लिखेंगे, अदरवाइज सेम लिख देंगे। यहाँ पे आपने वो कहता है कि जी एड्रेस बिफोर डिपार्चर ऑफ जापान इज आउटसाइड योर होम कंट्री, डू यू अंडरस्टैंड दैट इन प्रिंसिपल एंड एयरलाइन टिकट्स टू जापान विल बी नॉट बी प्रोवाइडेड। तो आपने करना है यस। उसके बाद आपने 3 नंबर पे आ जाना है, नेम ऑफ द जापान डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू विल अप्लाई फॉर वीज़ा इशुएंस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, अब यहाँ पे वो लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने हिंट्स दिए हुए हैं कि आपकी कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं। इंडिया में एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया, क्योंकि एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान है इसका नाम, तो हम वो लिख देंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर है, अपना फ़ोन नंबर आपने कंट्री कोड के साथ देना है। आपका जो कंट्री कोड है वो +92 है। उसके बाद आप अपना नंबर दे देंगे, ईमेल एड्रेस जहाँ पे लिखेंगे, और आपने अपना वो ईमेल एड्रेस देना है जो आप जापान जाने से पहले और जाने के बाद भी इस्तेमाल करते हों। अंडरस्टूड बात है। आपका जो भी ईमेल एड्रेस परमानेंट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। हैव यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और टीचर कॉलेज, तो आपने यस कर देना है क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है और आप टीचर भी हैं। हाँ, अलबत्ता आप यूनिवर्सिटी के टीचर हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। आगे वो कहता है प्लीज सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, आर यू करंटली अ टीचर एट अ प्राइमरी सेकेंडरी लेवल और टीचर कॉलेज एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज इन योर होम कंट्री, इफ नॉट यू आर नॉट एलिजिबल, यानी आपने यस कर देना है। उसके बाद जी प्लीज सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेफर टू सेक्शन 18 बिलो फॉर द डिटेल्स। हाँ जी, वो कहता है डू यू हैव अ टोटल 5 ईयर एक्सपीरियंस। जहाँ जी हमारा 5 ईयर एक्सपीरियंस है, अगर आपका नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपने यस कर देना है। डू यू हैव एंटर्ड द रिज्यूम वर्क एंड यूटिलाइज, वो कहता है कि जी आपने को अपनी सीवी बना ली है, रिज्यूम बना ली है, और आपने अपना जो रिसर्च वर्क है टीचिंग कैपेसिटी को लेके, क्या वो भी आपने कुछ उसके बारे में भी लिखा है, तो आप कहेंगे यस। उसके बाद 12वें नंबर पे वो पूछता है जी हैव यू बीन अवार्डेड जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन द पास्ट, आपने कहना है नो, आप कभी भी नहीं अवार्डे गए। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि आपने किसी और स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई नहीं किया हुआ पहले से, तो आप कहेंगे नो। इट इज़ नॉट अलाउड अप्लाइंग फॉर द एट द सेम टाइम, तो आप कहेंगे कि हाँ जी हम नहीं कर रहे। नंबर 13 पे वो कहता है कि जी एक ही वक्त में दीगर जापानी जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई करने की इजाज़त नहीं है, तो आप कहेंगे यस ठीक है। नंबर 14 पे जी आर यू रिसीविंग आर शेड्यूल्ड टू बी रिसीविंग द स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन जापान, तो आपने कहना है नो, हम कहीं से भी जो है वो रिसीव नहीं कर रहे, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे यस कर देना है। नंबर 13 पे वो कहते हैं कि जी अगर आप मैक्सेट स्कॉलरशिप के अलावा कोई और स्कॉलरशिप तो नहीं ले रहे जापान से, तो आप कहेंगे कि हमने अंडरस्टूड कर लिया है, यस हम नहीं ले रहे। उसके बाद 14 नंबर पे है आर यू रिसीविंग शेड्यूल्ड, या इसके बाद भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जापान से कोई आपको स्कॉलरशिप अवार्ड की हुई है तो आप ले रहे हैं, तो आप कहेंगे नो। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी इसके बाद अगर आपने कोई और स्कॉलरशिप भी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और आप दोनों इकट्ठी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है वो इकट्ठी नहीं ले सकते, आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने यस लिख देना है। उसके बाद जी इसका दूसरा हिस्सा ये है 14 पॉइंट का कि इफ़ यू आर रिसीविंग अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप्स प्लीज स्पेसिफाई, आपने कोई स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं लिखनी क्योंकि आप ना कोई ले रहे हैं और ना ही कोई आपको ऑफर कर रहा है। तो आपने नंबर 15 पे एकेडमिक रिकॉर्ड पे आ जाना है। उसकी सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं हिदायत को, जो कि यहाँ पे दी हुई है। नंबर 1 पे लिखा हुआ है राइट योर रिकॉर्ड फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, द मोस्ट रिसेंट एजुकेशनल लेवल, अटेंड ओनली एज अ फुल टाइम स्टूडेंट। यहाँ पे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है जो कि वहाँ उन्होंने दी हुई हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से की हुई हैं। मोस्टली आपने यहाँ पे प्राइमरी स्कूल का प्राइमरी एजुकेशन जो है वो उनको एलिमेंट्री स्कूल के एजुकेशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने अपनी एलिमेंट्री स्कूल की जो एजुकेशन है, यानी अगर आप एलिमेंट्री स्कूल में पढ़े हैं तो उसका नाम लिख देंगे, अगर नहीं पढ़े तो अपने हाई स्कूल का नाम लिखेंगे। स्टेट कौन सी थी, प्रोविंस कौन सा है, यहाँ पे आप लिखेंगे पाकिस्तान, पंजाब, सिटी टाउन जहाँ से आप थे, आपके तारीख़ दाखिला, ईयर, मंथ, उसके बाद कहाँ से कब तक आपने वो ली, और उसके बाद जो है आपने कितने साल वहाँ गुजारे, तो यहाँ पे आपने वो साल लिख देने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं। स्टेटस आपने यहाँ पे पास्ट लिख देना है। डिग्री ऑब्टेन्ड और एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन, तो आपने ऑब्टेन डिग्री ऑब्टेन लिख देना है। उसके बाद जो है लोअर एजुकेशन, मिडिल स्कूल या जूनियर हाई स्कूल, यहाँ पे वो मैट्रिक का पूछ रहे हैं,
तो आपने जो है यहाँ पे मैट्रिक साइंस के साथ किया है, आर्ट्स के साथ किया है, किसी भी स्कूल में किया है, प्राइवेट है आपका, गवर्नमेंट का जो भी स्कूल है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका स्टेट प्रोविंस है, स्टेट पाकिस्तान है, प्रोविंस आपका जो भी हो सकता है, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, AJK, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। सिटी टाउन आपका कौन सा है वो लिखेंगे, आपकी तारीख़ दाखिला, आपकी तारीख़ ख़ारजा, उसके बाद स्टेटस और उसके बाद डिग्री ऑब्टेन ली है या नहीं ली तो आप कहेंगे डिग्री ऑब्टेन। के बाद है जी अपर सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीनियर हाई स्कूल। यहाँ पे आप वो आपसे FA/FSC की डिटेल पूछ रहा है। अगर आपने FA/FSC मेडिकल जो भी किया है यहाँ पे वो आपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे। अगर हायर सेकेंडरी स्कूल था तो उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद आपका स्टेट पाकिस्तान है, प्रोविंस जो भी है, सिटी टाउन, उसके बाद आपकी तारीख़ दाखिला, तारीख़ आपकी खारजा, उसके बाद आपने कितने साल लगाए वहाँ पे, 2 3 4 जितने भी लगाए वो लिखेंगे, और डिग्री ऑब्टेन, स्टेटस पास्ड। उसके बाद जो है आपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ का, जब अब हमारा बैचलर लेवल होता है यानी हमारा BS का लेवल होता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बैचलर लेवल का, क्योंकि हमारा 4 ईयर था तो आप बैचलर लेवल में भी BS वाला लिखेंगे जिन लोगों का BS है, और यहाँ मास्टर लेवल में भी वही BS वाला ही लिखेंगे। तो आप वही अपने ईयर्स भी लिखेंगे 4, और इधर भी बेशक आप 4 लिख सकते हैं। बैचलर लेवल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मास्टर लेवल अगर आपने किया हुआ है प्राइवेट या जैसे भी किया हुआ है, आप अपना यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना सेम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने MPhil या मास्टर या जो भी किया हुआ है, क्योंकि डॉक्टर लेवल पे तो आप अभी पहुँचे नहीं होंगे क्योंकि आप वहाँ पे रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपने वो भी ऑब्टेन किया हुआ है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर लेवल पे अपना जो है वो कर सकते हैं, ग्रेजुएटेड पे भी कर सकते हैं। ये इन सबको टिक कर लेंगे। और उसके बाद रिमार्क्स क्या होंगे, आपका टोटल जो ईयर्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे कितने बनते हैं, और रिमार्क्स में आप लिखेंगे कि आई हैव ऑब्टेन माई MPhil लेटेस्ट डिग्री जो है वो आपकी वो लिखेंगे। और उसके बाद नंबर 16 पे आपने पास्ट फील्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टडी यानी आपने कौन सी चीज़ में बैचलर्स किया है। जिस तरीके से यहाँ पे BS हमारे पास पाकिस्तान में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हो रहे हैं, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, फाइन आर्ट्स, आप जिस भी फील्ड में आपका जो भी फील्ड थी, मरकज़ी फील्ड थी, उसको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद नंबर 17 पे वो आपसे पूछता है कि आपने जो थीसिस लिखा था ग्रेजुएशन में भी लिखा होगा आपने, उसके बाद जो है वो MPhil या PhD में लिखा है तो भी आप अपना यहाँ पे नेम, एड्रेस और पब्लिशर का नाम भी लिखेंगे। और उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन भी लिखेंगे, यानी आपने कौन सी डेट को थीसिस लिखा था, किस सब्जेक्ट के ऊपर लिखा था, क्या क्या चीज़ें आपने लिखी थी, तो वह आप यहाँ पे सारी की सारी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। नंबर 18, हाँ जी, वो नंबर 18 पे पहली जुज़ में वो कहता है कि अपना स्टेटस बताएं ऑक्यूपेशन का, जिस भी पेशे के साथ आप मुंसलिक हैं। ज़ाहिर है आप टीचर हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग एज प्राइमरी टीचर, एलिमेंट्री टीचर या सेकेंडरी टीचर, आप जो भी लिखेंगे। नेम ऑफ द स्कूल वेयर यू आर एम्प्लॉयड, अपने स्कूल का यहाँ पे फुल नेम लिखना है, गवर्नमेंट का GOVT नहीं लिख देना, पूरे का पूरा गवर्नमेंट लिखना है। उसके बाद हाई स्कूल और पूरा, अगर आपका प्राइमरी है तो वो लिखेंगे, एलिमेंट्री है तो वो लिखेंगे। उसके बाद जो है लोकेशन कहाँ है, आपका स्टेट पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्लैश इस तरह लिखेंगे, स्लैश इस तरीके से लिख देंगे। सिटी टाउन आपका जो भी होगा वो भी लिख देंगे। आपने पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ से कब से स्टार्ट की है, फ्रॉम ईयर का यहाँ साल लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, और फिर टू यहाँ पे मंथ तो ऑलरेडी वो है मेंशन है, यानी 9 वो ऑलरेडी उन्होंने लॉक किया हुआ है। और यहाँ पे आप कितने साल बनते हैं, 9/2024 यानी सितंबर 2024 तक आपके कितने साल बन जाती है आपकी एम्प्लॉयमेंट, तो आपको यहाँ पे साल लिखेंगे और यहाँ पे मंथ्स लिख देंगे। प्रेजेंट टाइप ऑफ वर्क, हाँ जी, आप कौन सा काम कर रहे हैं, अगर आप टीचर हैं तो कौन सा काम करते हैं स्कूल में। प्राइमरी टीचर हैं तो अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पे लिखें, कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं। एलिमेंट्री हैं तो कौन कौन सी क्लासेस और कौन सा वर्क जो है वो आपको असाइन किया जाता है। यूजुअली पाकिस्तान में तो हम क्लासेस को पढ़ाते हैं या उनको जो है वो उनकी काउंसलिंग करते हैं, या जो भी आप जहाँ पे वर्क मुनासिब समझें वो लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब टीचिंग सब्जेक्ट्स और वर्क ड्यूटीज़, यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप स्कूल टीचर्स जो है या कॉलेज टीचर जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अपनी टीचिंग की सब्जेक्ट्स लिखना है। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू, साइंस, फिजिक्स, मैथ, ड्राइंग,
फाइन आर्ट्स, जो भी आप चीज़ पढ़ाते हैं उसका यहाँ पे आपने लिख देना है, कब से पढ़ा रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने लिख देनी है। एडिटेबल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता है। 19 नंबर पे, यहाँ पे 19 नंबर पे वो आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पूछ रहे हैं एज अ प्राइमरी टीचर एट प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स जी यूनिवर्सिटी के अलावा। यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कि नेम ऑफ स्कूल, आप कितने स्कूल्स में काम कर चुके हैं और कितना अरसा वहाँ पे जॉब कौन सी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो प्राइमरी स्कूल टीचर होते थे, फिर ईएसटी बनते हैं, फिर एसएसटी बनते हैं, यानी जिस तरीके से जेपीएसटी होता है, जेईएसटी होता है, वो अपना यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ स्कूल। यानी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपकी जितनी भी जगह आपकी चेंज हुई है, आपकी प्रमोशन हुई है, आपने स्कूल चेंज किए हैं, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि जी टोटल पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ऑफ अक्टूबर 1, 2024, तो आपका जो सम है वो 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली आपने 5 साल से ज़्यादा पढ़ाया होगा, तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। अब हम आते हैं नंबर 20 पे, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है जी योर रिसर्च प्लान इन जापान। आप जापान जा रहे हैं तो आपके पास क्या प्लान है और आप जो है वो क्या रिसर्च करेंगे। आप टीचिंग फील्ड आपकी कौन सी है वो लिखेंगे, रिसर्च थीम कौन सा है आपका वो लिखेंगे, अटैच्ड करेंगे या नहीं वो लिखेंगे, राइट इन कनेक्शन विद द पास्ट फील्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी और अ टीचर ट्रेनिंग स्कूल, बी आ स्पेसिफिक एज पॉसिबल। यानी आपने टू द पॉइंट लिखना है कि मैंने इस फील्ड में ये काम किया हुआ है। जिस तरीके से आप लोग एम फिल में थीसिस पे काम करते हैं, तो आपका एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो मेन एरिया ऑफ रिसर्च वो लिखेंगे आप। यहाँ पे आपका पॉपुलेशन क्या थी, आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, और आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, टाइटल और वो चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आप उन्होंने ये भी पेज दे दिया है लिखने के लिए, इस पे भी लिखेंगे। नंबर 20 का दूसरा हिस्सा यहाँ पे है, योर रिसर्च प्लान इन जापान कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस पेज। यानी जो आपने रिसर्च की हुई है एमफिल में, उसको आप अगर आप लीड करना चाहते हैं, करना भी पड़ेगा कि आपका जो प्रीवियस वर्क है उसको साथ मिलाते हुए आप टीचिंग फील्ड कौन सी चूज़ करेंगे वहाँ पे, क्योंकि मिलती जुलती होनी चाहिए। उसके बाद रिसर्च थीम, वो भी पिछले आपके रिसर्च वर्क के साथ जो है वो मिलता जुलता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रपोजल है तो उसको आप अटैच कर लेंगे, अगर नहीं है तो नॉट अटैच पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कि मेरा क्या जो है वहाँ पे पर्पज़ है, किस तरीके से करूँगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा। आप जो खाका है आपका वो यहाँ पे आपने पेश कर देना है। अदर जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, यानी आपकी उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी जो भी है, उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है और यहाँ पे आप उसकी परसेंटेज लिखेंगे कि हाँ जी मैं लिख सकता हूँ। उन्होंने यहाँ पे आपको स्कोर करने के लिए 0 से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप की जितना भी अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 का मतलब एक्सलेंट है, 2 का मतलब गुड है, और 1 का मतलब फेयर है, और 0 का मतलब पुअर है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो स्कोर्स लिखेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज में कितना कर सकते हैं। नंबर 22 पे वो आपसे जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछता है कि अगर आपने जापानीज़ सीखी हुई है तो JLPT जो उनका कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, लेवल कौन सा है, आपके टोटल स्कोर कितने थे, या अदर है तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन यानी टॉफिल का आपने कोर्स किया हुआ है तो उसके कितने जो है वो आपको यहाँ पे स्कोर्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। अदर है तो वो भी आइल्स किया हुआ है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, जो उनके बैंड्स होते हैं वो लिखने पड़ते हैं। अदर लैंग्वेज है तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है कि मुझे फलां लैंग्वेज जो है बहुत अच्छे तरीके से आती है, उसको आपने लिख देना है कैपिटल वर्ड्स में। 25 नंबर पे वो कहता है जी डिपेंड्स, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ़ यू प्लान टू ब्रिंग एनी फैमिली मेम्बर्स टू जापान। यानी अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को लेके जाना चाहते हैं जापान, तो उसका जो है यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आप शादीशुदा हैं और अपनी बेगम को साथ लेके जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 3 बंदों की इजाज़त है, 3 बंदे लिख सकते हैं। तो मोस्टली तो कोई भी नहीं लिखेगा क्योंकि वहाँ बीवी का क्या काम है। तो उसके बाद जो है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन टू बी नोटिफाइड इन एप्लीकेंट्स होम कंट्री। हाँ जी, यहाँ पे आप उसका एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, रिलेशनशिप यानी वालिद है, भाई है, बहन है, जो भी है वो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे।
उसके बाद जो है वो पूछते हैं 27 नंबर पे कि पास्ट विजिट्स आर स्टे इन जापान। तो आपने कहना है कि हमारे हैं ही नहीं, तो वो जो है वो नील में आ जाएंगे, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। और एंड पे, सबसे एंड पे, आई अंडरस्टैंड and accept all the conditions stated in the application guideline for Japanese government MEXT scholarship for the financial year 2024 and upon confirmation of my qualifications for application as stated above I hereby apply for the scholarship। तो आपने यहाँ पे ये बॉक्स टिक कर देना है। डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आप 2024 लिखेंगे, मंथ जो भी आप कर रहे हैं वहाँ यहाँ पे वो एडिटेबल है, उसको आप एडिट कर लेंगे, और डेट जहाँ पे आपने डेट मेंशन कर देनी है। और इस फॉर्म को आपने प्रिंट कर लेना है खुद ही एडिट करके, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जो है वो गूगल क्रोम में इसको ओपन करना है और इसको आप प्रिंट कर लेंगे। और प्रिंट करने के बाद आपके पास दो जो चीज़ें रह गई हैं, यानी वो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ तो अभी नहीं लेंगे, रिकमेंडेशन लेटर सैंपल जो है आप देख लें कि वो लेटर का सैंपल कैसा है, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। रिकमेंडेशन जो लेटर है वो इस तरीके से आप एक लेटर बनवाएंगे, उन्होंने सैंपल दे दिया हुआ है, और वो आपका जो है इस तरीके का रिकमेंडेशन लेटर होगा जिसका सैंपल जो है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। और इसको जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और इसी तरीके का एक रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेंगे। अगर आपके यूनिवर्सिटी में सोर्सेज हैं तो वो नीचे लिखते हैं एनी अदर फॉर्मेट ऑफ द रिकमेंडेशन लेटर विल बी एक्सेप्टेड। तो ज़रूरी है कि आप किसी अपने पीएचडी डॉक्टर से, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके आए हैं, बैचलर्स है या मास्टर्स है या आपका एमफिल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वहाँ अपने पीएचडी डॉक्टर से भी एक रिकमेंडेशन लेटर वहाँ से बनवा लें अपनी यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी की एचओडी और उस पे अपने डॉक्टर साहब की मोहर भी सब्त करवा लें, ताकि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये दूसरी चीज़ आपके साथ होगी। और नंबर 3 पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि आपने खुद बनाना है, आपने वहाँ जाने का पर्पस, आप क्यों जा रहे हैं, आप अपनी विलिंग शो करेंगे, अपनी चीज़ें बताएंगे, अपनी जो है वो रिसर्च के बारे में बताएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपके पास पूरी हो जाएंगी, तीनों लेटर्स आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल कर लेंगे, तो आपने करना क्या है, पोस्टल एड्रेस जो इस्लामाबाद का है वो नीचे दिया हुआ है, उस पर आपने भेज देना है। या अगर आप कराची भेजना चाहते हैं, अगर आप कराची के नज़दीक तरीन रहते हैं, तो कराची वाला एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन है जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप वहाँ पे भेज सकते हैं। ये था एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असातिज़ा कराम का फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।